गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मिस्टर बोर्ड केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग पॉलीमर पढ़ा रहे थे और पॉलीमर में एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल हो चुका था। एडिशन पॉलीमर में थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। एडिशन पॉलीमर में लो डेंसिटी पॉलीथीन था, हाई डेंसिटी पॉलीथीन था, टेफ्लॉन था, पीवीसी था, पेन था, बुनायन था, बुनायस था। कंडेंसेशन पॉलीमर में हम लोग नाइलॉन 6 पढ़ लिए। नाइलॉन 6 को पॉलीएमाइड बोले। अच्छा, हम लोग टेरिलिन पढ़े जिसको पॉलिस्टर बोले। उसके बाद नाइलॉन 6 पढ़े। उसका आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेकेलाइट। ठीक है, टेंशन मतलब सबसे बड़ा बात है कि बेकेलाइट तुमको कभी बनाने नहीं पूछेगा कि बेकेलाइट को बना करके दिखाओ, क्योंकि इसका रिएक्शन जो है सो बड़ा लंबा चौड़ा है। ठीक है, उससे कोई मैटर नहीं रखता, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा। तो एकदम ध्यान से समझना, कोई भी टॉपिक को आराम से थोड़ा सा यूज करो यार, माइंड को यूज करना। जैसे जैसे जिस तरह से हम बोलते हैं, कहाँ नहीं पढ़ना वहाँ मत पढ़, जहाँ पढ़ने बोलते हैं वहाँ वैसे ही पढ़ना। हम बार बार बोल रहे हैं कि बेकेलाइट कैसे बनेगा, ये कभी नहीं एग्जाम में पूछेगा। यहाँ 2 क्वेश्चन पूछेगा कि बेकेलाइट बनाने के लिए कौन कौन मोनोमर का यूज करते हैं। बेकेलाइट बनाने के लिए कौन कौन मोनोमर का यूज करते हैं। तो बेकेलाइट बनाने के लिए जिस तरह पॉलीथीन का मोनोमर इथीन है, टेफ्लॉन का टेट्राफ्लोरोइथीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का विनाइल क्लोराइड है, ये सब मुंह में है, इजी पॉलीमर था। बेकेलाइट पूछेगा व्हाट इज, इस तरह पहला क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द मोनोमर ऑफ बेकेलाइट। तो पहला क्वेश्चन, उसका पहला क्वेश्चन का आंसर है फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। मतलब बेकेलाइट को कौन चीज से बनाते हैं, फिनॉल से बनाते हैं। कौन चीज से, फॉर्मल्डिहाइड से बनाते हैं। पक्का बेकेलाइट को हम लोग फिनॉल और किससे बनाते हैं, फॉर्मल्डिहाइड से बनेगा। पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब इसका यूज करके बेकेलाइट कैसे बना है वो नहीं पूछेगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर 100% पूछ सकता है कि व्हाट इज द ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेकेलाइट। लेकिन हम वहाँ डायरेक्ट इसको हम, अब बताओ, इसका डायरेक्ट हम लोग स्ट्रक्चर भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रक्चर बता देंगे तो तुम डायरेक्ट पूछ सकते हैं सर ये स्ट्रक्चर आया कैसे। हम ये बताएंगे, पूरा बोर्ड पर बता देंगे बेकेलाइट कैसे बना है सो, लेकिन किसी किसी को प्रॉब्लम समझने में होगा तो नॉट डोंट वरी। इसमें हम लोग तुम वीडियो को क्लास के बाद इसको देखेगा यूट्यूब में तो हमको तुम वीडियो कॉलिंग से पूछ सकता है या तो कॉल करके पूछ सकता है। इसमें छूट है बेकेलाइट के लिए। ठीक है, समझाने का ट्राई करेंगे, इसलिए समझाने इसको पूरा ट्राई करेंगे क्योंकि ये रिएक्शन थोड़ा सा हम लोग लास्ट चैप्टर से पढ़ा रहे हैं। याद कर, थोड़ा लास्ट चैप्टर से पढ़ा रहे हैं। और लास्ट चैप्टर से पढ़ा के शुरू वाला चैप्टर जैसे पढ़ाते हैं ना, जैसे हेलोइन हेलोइन पढ़ा लेते हैं या तो अल्कोहल फिनोल ईथर बनाते हैं, वो रिएक्शन जब बता लेते हैं तो बेकेलाइट समझाने में हमको प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन बेकेलाइट को थोड़ा सा हम लोग छोटा उधर जो शुरुआत वाला चैप्टर है, स्टार्टिंग चैप्टर है, वो तो छोड़ चुके हैं, अभी तो वो छोड़ चुके हैं, लेकिन इसीलिए इसको थोड़ा समझाने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हमको नहीं, तुमको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। लेकिन आई होप जो अच्छे स्टूडेंट हो, जो वीडियो को डेली दिख रहा है, जो ध्यान से देखता होगा, वो पक्का गारंटी है बेकेलाइट का भी स्ट्रक्चर कैसा है समझ में आ गया। चलो मान के चलो बेकेलाइट का स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा कैसा है, सो कम से कम क्वेश्चन सबका माइंड तो कॉन्स्टेंट रहेगा ना कि बेकेलाइट कौन चीज से बन रहा है। तो बेकेलाइट कौन चीज से बन रहा है, फिनॉल से बन रहा है। कौन चीज से बन रहा है, फॉर्मल्डिहाइड से। सबका माइंड देखो, इसको 10 मिनट लगेगा बनाने में, और 10 मिनट में सबका माइंड कॉन्स्टेंट है कि कैसे बन रहा है बेकेलाइट। मतलब क्या बता रहा है कि बेकेलाइट का मोनोमर क्या, फिनॉल और क्या, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। ठीक है, देखो भाई लोग, क्या है बेकेलाइट का मोनोमर, तो थोड़ा सा लिख लो। थोड़ा सा हम पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लैंग्वेज लिखा देंगे। अभी कोई रिएक्शन नहीं लिखना तुरंत, ठीक है, क्योंकि पहले लैंग्वेज लिखा जाता है तब रिएक्शन लिखा जाता है। लेकिन पहले जब तक हम रिएक्शन नहीं लिखेंगे तब तक लैंग्वेज तुम अभी नहीं लिखना, और यदि रिएक्शन लिखना ही है तो जगह छोड़ देना 7-8 लाइन। ठीक है, देख बेकेलाइट कैसे बनाते हैं। सो एकदम आराम से फिनॉल लेंगे, थोड़ा सा समझना। ठीक है भाई लोग, थोड़ा सा समझना। फिनॉल लेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिनॉल लेंगे, ये फिनॉल, ये है क्या, फिनॉल। टेंशन मत ले, थोड़ा सा बस यही टॉपिक लास्ट क्लास है। ये फिनॉल लेंगे प्लस फॉर्मल्डिहाइड, प्लस फॉर्मल्डिहाइड। ये तुम्हारा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। इसका नाम मिथेनॉल भी है। क्या नाम इसका है, मिथेनॉल भी है। अब इसको हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, मतलब H+ के प्रेजेंस में या तो बेस के प्रेजेंस में करते हैं। ठीक है, देखो इसका बोलने का तरीका है, दोनों प्लस में, दोनों आपस में भी क्रिया करता है। व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट्स विद फॉर्मल्डिहाइड, लिखना, व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट्स विद फॉर्मल्डिहाइड। ध्यान देना, जब भी प्लस मिलेगा रिएक्ट्स बोलेंगे, अभी क्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ ये बोलेंगे। ये एसिड से आया, ये बेस से आया, तो क्या बोलेंगे, व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट्स विद, व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट्स विद फॉर्मल्डिहाइड, व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट्स विद फॉर्मल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और क्या, बेस कैटलिस्ट। या तो एसिड कैटलिस्ट लेंगे या तो बेस कैटलिस्ट लेंगे। कोमा देना और लिखना ये वाला। 2 स्ट्रक्चर बनता है इसमें, टेंशन मत लेना, 2 स्ट्रक्चर बनेगा। क्या स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ रहेगा तुम्हारा OH, यहाँ रहेगा तुम्हारा CH2OH।
प्लस एक और बनता है, इसमें एक और बनेगा, यहाँ रहेगा तुम्हारा OH, ये भी फिनॉल है, यहाँ तुम्हारा OH रहेगा और यहाँ रहेगा CH2 और यहाँ क्या OH। समझा कि नहीं। अब बताओ इसके रिस्पेक्ट में ये सीनियर यहाँ से काउंटिंग करें, बताइए ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी है, इसका नाम है हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, इसका नाम है पूरा बेंजाइल अल्कोहल। क्या नाम है इसका, बेंजाइल, इसको बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, इसका नाम है पारा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो क्या बोलेंगे कि व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद, या तो व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट्स विद फॉर्मल्डिहाइड, व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट्स विद फॉर्मल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस कैटलिस्ट, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल एंड पारा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल इज क्या फॉर्म। सुन लो वो लैंग्वेज लिख करके फिर नीचे लिखना, यहाँ लिखना, यहाँ ऊपर में कि व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट्स विद फॉर्मल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस कैटलिस्ट, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल एंड पारा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल इज क्या फॉर्म हो जाएगा। एंड विच फर्दर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल रिएक्ट्स करता है किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। मतलब इसको फिर से उठाएंगे, मतलब किसके साथ, मतलब रिएक्शन होगा क्या, OH होएगा, फिर क्या CH2 और यहाँ क्या रहेगा OH रहेगा, इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। टेंशन मतलब भाई धीरे से समझ में आएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। अच्छा भूल गया थोड़ा सा, ये कैसे आया सर, यहाँ तो CH2OH कैसे जुटा और यहाँ क्या पारा पर CH, ये आया कहाँ से सर, सॉरी ये आया कहाँ से, CH2OH आया कहाँ से सर, यहाँ तो फॉर्मल्डिहाइड है सर, ये तो समझ में आता है फिनॉल है तो फिनॉल लिखा सर, CH2OH कहाँ से आया, आप तो रटे हुए हैं शायद, नहीं रटे नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट है भाई, ये CH2OH कहाँ से आया, CH2OH का, यहाँ तो फॉर्मल्डिहाइड है तो CH2OH कहाँ से आया, CH2OH बताते हैं, देखना गौर से, एक बार बोलेंगे बढ़िया से बोलेंगे, जिसको नहीं सुनाएगा वीडियो को पीछे करके फिर से देखना गौर से C डबल बॉन्ड OH, जिसका 2 बॉन्ड उसका 2 लोन पेयर, ये कैसा है वो बता रहा है, ये कैसे जुटा सो, क्या कि इसका कुछ तो काम होगा ना भाई, ये तो झक तो नहीं मारेगा। चल जिसका 2 बॉन्ड उसका 2 लोन पेयर, प्लस H+ की रिएक्शन नहीं है, एक बार एसिड ले सकते हैं, तुम बेस भी ले सकता है, डोंट वरी, बेस भी ले सकता है, एसिड ले सकता है, ठीक है। चलो बेस लिए, अब हमको ये बताओ कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है कार्बन से, तो कार्बन बताओ, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ज़्यादा, तो ये बॉन्ड कौन चेंज जाएगा, लोन पेयर में, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो बॉन्ड को खींचेगा ना यार, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस पर माइनस, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर क्या प्लस, तो क्या टूट जाएगा, देना गौर से H हो गया और यहाँ क्या O माइनस आ जाएगा, 3 लोन पेयर आएगा और यहाँ कौन चार्ज -4, यहाँ +4। अब पता सामने रिएक्शन है एसिड H+, अब कभी जिंदगी में प्लस तो रिएक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि अच्छी तरह से पता है कि लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, तो H+ कभी रिएक्शन प्लस रिएक्शन नहीं करेगा। तो बताओ प्लस माइनस रिएक्शन होता है कि नहीं, तो ये गया इसके पास, देखो ये लोन पर क्या बनाया था इसका बॉन्ड, अब बताओ ये लिया तो माइनस प्लस न्यूट्रल, ये दिया तो प्लस माइनस क्या न्यूट्रल, क्या आ जाएगा भाई लोग बताओ, कार्बन पर क्या गया 6 2 या 6 तो CH2 लिख सकते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इसमें आ जाएगा तुम्हारा क्या OH, देखो तो CH2OH प्लस आ गया। अब ये प्लस किसको ढूंढेगा, जहाँ जहाँ माइनस रहेगा। अब बताओ कैसे माइनस क्रिएट हुआ सर, यहाँ आप यहाँ एक ऑर्थो पर जोड़ दिए, पारा पर जोड़ दिए सर, मतलब यहाँ माइनस आता होगा और यहाँ भी माइनस आता होगा, यस आता है, क्योंकि देखना इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख तुम, जब इसका 2 लोन पेयर ऐसे होता है, जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनाते होंगे, जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है भाई लोग, थोड़ा तेजी से बोल रहे हैं, नहीं सुनाएगा वीडियो को पोज करना। बताइए लोन पेयर जब बनाता होगा तो 100% है, यहाँ एक माइनस आएगा, एक यहाँ माइनस आएगा, मतलब एक ऑर्थो पर आता है, फिर पारा पर आएगा, फिर ऑर्थो पर आएगा, यही वजह से एक बार मतलब क्या थोड़ा काल्पनिक मेथड से यहाँ माइनस यहाँ आता होगा और माइनस पारा पर आता होगा, इसीलिए माइनस वाला पर प्लस जुटा, मतलब CH2OH एक बार ऑर्थो पर जुटा है और एक बार कहाँ जुटा है, पारा पर, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लो या तो लिख लो इसको, मतलब इसको लिख लेना। उसके बाद क्या होगा, फर्दर रिएक्शन होगा किसके साथ, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, मतलब ये वाला OH हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ क्या OH हो जाएगा, इसका रिएक्शन फिर से फॉर्मल्डिहाइड, फिर से क्या फॉर्मल्डिहाइड, मतलब क्या इतना लिख लेना, ये रिएक्शन तो लिख लेना, ये रिएक्शन लिख लेगा, क्या लिखा, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस कैटलिस्ट, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल एंड पारा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल इज फॉर्म्ड। अब ये रिएक्शन फिर से लिख लेना, अब उसके बाद यहाँ लिखना लैंग्वेज कि व्हेन
व्हेन फर्दर फिर से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल इज ट्रीटेड विद फॉर्मल्डिहाइड लीनियर पॉलीमर इज फॉर्म्ड। क्या बनेगा? लीनियर पॉलीमर इज फॉर्म्ड विच इज कॉल्ड नोवोलैक। क्या कहते हैं उसको? नोवोलैक। लिख के दिखाते हैं, मतलब इस तरह से बनेगा। यहाँ वो चलेगा, यहाँ CH2, यहाँ इससे जुड़ जाएगा, सब लीनियर पॉलीमर बनाएगा। इस तरह से क्या है इसका नाम? लीनियर पॉलीमर। क्या बन जाएगा? लीनियर पॉलीमर बनेगा, जिसका नाम है नोवोलैक। क्या नाम है इसका? नोवोलैक। जो पेंट्स में यूज करते हैं, यूज्ड इन क्या? पेंट्स। यूज इन क्या? पेंट्स। समझा कि नहीं? यूज किस में करेंगे हम लोग? पेंट्स में करेंगे। तो बताओ इसका रिएक्शन अब फिर से थोड़ा मिला लो, कॉपी में जो लिखा होगा, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद किसके साथ? व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड किसके साथ? फॉर्मल्डिहाइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस कैटलिस्ट, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल एंड पारा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल इज फॉर्म। रिएक्शन आप इतना लिख करके ये रिएक्शन लिख लेना। अब लिखना when further ortho hydroxy benzyl alcohol is treated with formaldehyde, linear polymer is formed। कौन पॉलीमर? लीनियर पॉलीमर इज क्या? फॉर्म विच इज कॉल्ड क्या? नोवोलैक एंड यूज्ड इन क्या? पेंट्स। और उसको किस में यूज करते हैं? पेंट्स में। अब हमको लीनियर पॉलीमर से क्रॉस लिंक लाना है, तब फिर से ये रिएक्शन नोवोलैक रिएक्शन करता है किसके? फिर से, मतलब ये दोनों से रिएक्शन से आया, फिर ये रिएक्शन किसके साथ किया? जो बना वो रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से, फिर ये रिएक्शन किसके साथ करेगा? फॉर्मल्डिहाइड से, तब क्रॉस लिंक बेकेलाइट बनता है। तो लिखो when which further नोवोलैक इज ट्रीटेड विथ formaldehyde क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर इज फॉर्म्ड विच इज कॉल्ड बेकेलाइट। क्या बोलेंगे उसको? बेकेलाइट बोलेंगे। ध्यान देना इधर, बस छाप लो। लेकिन रिएक्शन नहीं है, खाली इसका स्ट्रक्चर है, इससे बनता है इसका स्ट्रक्चर बेकेलाइट का। OH हो गया, यहाँ भी OH हो गया, और यहाँ भी क्या हो गया? OH। सब जुड़ जाएगा CH2, इधर भी CH2, इधर भी CH2, इधर भी CH2, इधर भी CH2, और यहाँ फिर से बेंजीन जुटेगा। क्रॉस लिंक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्रॉस लिंक बन जाएगा। क्रॉस लिंक बन जाएगा, ठीक है? क्रॉस लिंक्ड बन जाएगा, यहाँ भी CH2। इसी को कहते हैं बेकेलाइट। और इसका क्या नाम है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। समझा कि नहीं? थोड़ा क्लास लगेगा, थोड़ा सा ये बोरिंग क्लास है, लेकिन बेकेलाइट का स्ट्रक्चर यही बेकेलाइट आता है एग्जाम में। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्या? बेकेलाइट। तो इस तरह से क्या हुआ? खत्म हो गया हम लोग का कुछ एडिशन पॉलीमर और कुछ क्या? कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर थोड़ा रिवाइज करते हैं। एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल था लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, टेफ्लॉन, PVC पेन, बुनाइन। और इसका था कंडेंसेशन पॉलीमर का था क्या? नायलॉन 6 और टेरेलिन और क्या? बेकेलाइट। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रबर। क्या स्टार्ट करेंगे? रबर स्टार्ट करेंगे। तो लिखो रबर में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रबर। लिख लो पहले, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रबर। तो पहला नंबर क्या? नेचुरल रबर। पहला नंबर क्या? नेचुरल रबर। पहला नंबर क्या है? नेचुरल रबर। और दूसरा नंबर है सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर। पहला नंबर क्या है? नेचुरल रबर, और दूसरा क्या है? सिंथेटिक रबर। तो पहला हेडिंग दो नेचुरल रबर, पहला हेडिंग दो नेचुरल रबर। और नेचुरल रबर का डेफिनेशन लिखो, द पॉलीमर, लिखो द रबर विच आर फॉर्म्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ, ऐसे लिखो द रबर का 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रबर। पहला रबर नेचुरल रबर और दूसरा सिंथेटिक। पहला हेडिंग दो नेचुरल रबर और इसका डेफिनेशन लिखो, द रबर विच आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन। क्या नाम है? आइसोप्रीन। मतलब नेचुरल रबर का जो मोनोमर है, वो नेचुरल रबर का जो मोनोमर है वो आइसोप्रीन है।
क्या है नेचुरल रबर का आइसो, बोलेगा कि व्हाट इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, आइसोप्रीन। मतलब आइसोप्रीन जो है ये मोनोमर है किसका, नेचुरल रबर का। किसका है, नेचुरल रबर का। इसीलिए बोले इट इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन। आइसोप्रीन इसका मोनोमर है और जो पॉलीमर आएगा वो पॉलीमर नेचुरल रबर है, 100% है। ये नेचर से प्राप्त होता होगा। ये कौन चीज से प्राप्त होगा, नेचर से, क्योंकि ये इसका नाम ही क्या है, नेचुरल रबर। ठीक है, तो आइसोप्रीन से बताइए आइसोप्रीन कैसे बनेगा, उसको बहुत ईजी है। मतलब इसका रिएक्शन ये होगा, देखना बहुत आइसोप्रीन में CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ क्या रहेगा CH3, यहाँ क्या CH डबल बॉन्ड CH3, कितना बार, n बार रहेगा। इसी का नाम है आइसोप्रीन। क्या नाम इसका, आइसोप्रीन। इसका कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है। इसका नाम लिखना चाहेगा, इसका नाम लिखना चाहेगा तो काउंटिंग इधर से ब्रांच नहीं देगा उधर से, तो ये 1 2 पर क्या है, मिथाइल है। 2 पर क्या है, मिथाइल है। उसके बाद क्या है, देखो तो पहला नंबर पर डबल बॉन्ड, तीसरा तो 1 3 लिखेंगे और 4 कार्बन का ब्यूट लिखेंगे और 2 डबल बॉन्ड का आडाइन होता है। मतलब क्या, 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन। आप बताओ इसको एडिशन पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, क्या करवाएंगे, एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो बता क्या बन जाएगा, याद कर, यहाँ से बता दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, ध्यान देना दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो इस तरह से टूटेगा CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ क्या CH3, यहाँ क्या CH डबल बॉन्ड CH2। बता दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो ये बॉन्ड टूटेगा ये फ्री रेडिकल में, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, बॉन्ड टूटेगा फ्री रेडिकल में। 100% है ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन नया इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ बना रहेगा डबल बॉन्ड। अब बता इस तरह का n बार है तो इधर से फ्री वैलेंसी आएगा और इधर से क्या बनेगा, फ्री वैलेंसी। कितना बार, n बार। इसी का नाम है नेचुरल रबर। क्या नाम इसका, नेचुरल रबर। समझा, कुछ नहीं किया यार, एक बॉन्ड ये तोड़े फिर रेडिकल फिर रेडिकल, ये बॉन्ड तोड़े फिर रेडिकल फिर रेडिकल, ये फिर रेडिकल ये फिर रेडिकल, बॉन्ड बना लिया। आप बताओ यहाँ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ इलेक्ट्रॉन था, तो इसी तरह का और जब रिएक्शन करवाएंगे इधर से जुड़ता जाएगा और इधर से जुड़ता जाएगा। इसी को कहते हैं नेचुरल रबर। ठीक है, नेचुरल रबर। अब हेडिंग देना प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर। किसका, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, नेचुरल रबर। तो पहला नंबर ध्यान देना, नेचुरल रबर का प्रॉपर्टीज बताओ। इसको हम लोग कौन कौन रबर बोले, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर का क्या डेफिनेशन दिया कि द पॉलीमर या तो द रबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, the polymer which are obtained from nature and it is formed by the addition polymerization of isoprene। ये जो पॉलीमर प्राप्त हुआ ना भाई, ये जो रबर जो प्राप्त हुआ ना, ये जो रबर प्राप्त हुआ वो नेचुरल रबर है, तो उसका कुछ प्रॉपर्टीज, उसका कुछ गुण होगा। तो पहला नंबर लिखो, इट इज ए सॉफ्ट, इट इज सॉफ्ट, ये बहुत मुलायम होता है। पहला नंबर क्या है, इट इज सॉफ्ट, इट इज ए क्या, सॉफ्ट। दूसरा नंबर, इट कैन एब्जॉर्ब, इट कैन एब्जॉर्ब, इट कैन एब्जॉर्ब वाटर। ये क्या एब्जॉर्ब कर सकता है, वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। मतलब बढ़िया बढ़िया रबर नहीं है, जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो खराब हो जाएगा रबर ना। और सॉफ्ट है, हल्का सा हीट करेंगे तो खत्म कहानी। मतलब प्रॉपर्टीज है, गुण है, लेकिन बढ़िया गुण थोड़ा नहीं है, क्योंकि नेचुरल रबर जो होता है वो सॉफ्ट होता है। क्या होता है, सब थोड़ा सा हीट करो या तो थोड़ा सा स्ट्रेच करो, थोड़ा सा खींचो तो ये मुलायम होता है, जो टूट सकता है, टूट सकता है, नष्ट हो सकता है, डिस्ट्रॉयड हो सकता है। अच्छा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर, मतलब पानी, किसी में पानी में प्रवेश कर गया तो बताओ वो खराब हो सकता है। मतलब क्या, इट कैन एब्जॉर्ब, ये पानी को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। अच्छा, तीसरा नंबर क्या है, इट इज बैड इलेक्ट्रिसिटी। इसका इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट इज बैड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इसका क्या है, कमजोर है, बहुत गंदा है, ये खराब है, इसका इलेक्ट्रिसिटी कमजोर है, कम है। और चौथा नंबर है, इट इज यूज्ड, it is used, it is used over the it is used over the narrow range of temperature, narrow range of temperature, narrow range of temperature। लगभग कितना डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस। नैरो मतलब क्या, कम, वाइड मतलब क्या, ज़्यादा। मतलब इसको यूज किया जाता है कम टेम्परेचर पे, इसको यूज किया जाता है कम टेम्परेचर पे। अब कम टेम्परेचर पर यूज करेंगे क्योंकि ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, पानी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ये क्या है, बैड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, इट यूज्ड ओवर द नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसको यूज किया जाता है कम टेम्परेचर पर। ठीक है, अब बताओ, ये बता नेचुरल है। अब इसको उठा करके लैब में ले जाएंगे,
इसको उठा करके लैब में ले जाएंगे और इसको इस तरह से मॉडिफाई करेंगे, इस तरह से मॉडिफाई करेंगे इस नेचुरल रबर के प्रॉपर्टीज को। ये प्रॉपर्टीज खराब है, ये प्रॉपर्टी सॉफ्ट है, ये प्रॉपर्टी एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ये प्रॉपर्टी बैड इलेक्ट्रिसिटी है, ये ओवर रेंज नैरो रेंज पर टेम्परेचर पर काम कर रहा है। तो इसका प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए, इस प्रॉपर्टीज को, ये सारा प्रॉपर्टी सॉफ्ट से हार्ड बनाएंगे। एब्जॉर्ब जो कर रहा था एब्जॉर्ब नहीं होगा, बैड इलेक्ट्रिसिटी से गुड इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, नैरो रेंज टेम्परेचर से वाइड रेंज टेम्परेचर हो जाएगा। ये सब करने के लिए कहाँ ले जाएंगे? लैब में। कहाँ ले जाएंगे? लैब में। मतलब क्या, ये नेचुरल रबर के प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए, नेचुरल रबर के प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए नेचुरल रबर में सल्फर एटम का यूज करेंगे। और वो इम्प्रूव जो करते हैं उस घटना को वल्कानाइजेशन ऑफ रबर कहेंगे। क्या कहेंगे? वल्कानाइजेशन ऑफ रबर। फिर से सुनना, ये जो रबर जो हम लोग को मिला सो नेचुरल रबर मिला भाई लोग। क्या मिला? नेचुरल रबर। ये नेचुरल रबर का प्रॉपर्टी जो था सो सॉफ्ट था, एब्जॉर्ब किया, बैड था, नैरो था। इस प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए, इस प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए जो हम लोग घटना हुआ, इम्प्रूव करने के लिए जो प्रक्रिया हुआ, इम्प्रूव करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग वल्कानाइजेशन ऑफ रबर कहेंगे। क्या कहेंगे? वल्कानाइजेशन ऑफ रबर। तो वल्कानाइजेशन ऑफ रबर का क्या डेफिनेशन है? वल्कानाइजेशन ऑफ रबर का वल्कानाइजेशन ऑफ रबर, वल्कानाइजेशन ऑफ क्या? रबर। तो वल्कानाइजेशन ऑफ रबर का डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ, लिखते जाना, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द नेचुरल रबर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द नेचुरल रबर टू इम्प्रूव, क्या करने के लिए? टू इम्प्रूव करने के लिए, क्या बढ़िया करने के लिए? टू इम्प्रूव एट द सल्फर एटम, कौन एटम? एट द सल्फर एटम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वल्कानाइजेशन ऑफ रबर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वल्कानाइजेशन ऑफ क्या? रबर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वल्कानाइजेशन ऑफ रबर। क्या बोले? द प्रोसेस, वो प्रोसेस है जो नेचुरल रबर को क्या करेंगे? हीट करेंगे। क्या करने के लिए? इम्प्रूव करने के लिए। और इम्प्रूव करने के लिए क्या ऐड किया जाता है? सल्फर एटम। तो कभी कभी पूछेगा कि रबर को वल्कानाइज्ड करने के लिए, रबर के ये सब प्रॉपर्टी को सुधारने के लिए, रबर को वल्कानाइज्ड करने के लिए किस एटम का यूज किया जाता है? तो सल्फर एटम का यूज करते हैं। किस एटम का? सल्फर। 4 ऑप्शन दे देगा, कार्बन एटम, नाइट्रोजन एटम, सल्फर एटम, नन ऑफ दीज। अब बोला किस एटम से रबर को वल्कानाइज्ड किया जाता है? तो सल्फर एटम से किया जाता है। आप बताओ, इसका प्रॉपर्टी में कुछ सुधार आता होगा? अब इसका कैसे वल्कानाइज्ड करेंगे देखना गौर से। CH2, यहाँ क्या था? डबल बॉन्ड, यहाँ CH3 को ऊपर कर देते हैं। अब बताओ यहाँ क्या था? यहाँ फ्री बैलेंस था, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया था, यहाँ CH, यहाँ क्या? CH2 था। अब क्या करेंगे? यहाँ से सल्फर एटम जोड़ देंगे। बताओ यहाँ भी क्या? CH, यहाँ क्या रहेगा? CH3, यहाँ भी क्या रहेगा? डबल बॉन्ड, यहाँ क्या? CH, और यहाँ क्या? CH2, और इधर क्या? फिर से CH2। बताओ, पहले था लीनियर पॉलीमर, ये बन गया क्रॉस लिंक पॉलीमर। मतलब कौन एटम से वल्कानाइज्ड किए? सल्फर एटम से वल्कानाइज्ड किए। आप बताओ, ये जो रबर है सो नेचुरल रबर नहीं है, ये जो रबर है सो साइंथेटिक रबर बन गया। क्योंकि ये पहले कौन रबर था? नेचुरल रबर। इस रबर का जो ऊपर रबर है, इस नेचुरल रबर जो है, ये नेचुरल रबर सॉफ्ट था, बैड इलेक्ट्रिसिटी था, पानी को एब्जॉर्ब किया था और नैरो। लेकिन अब ये जो रबर है वो साइंथेटिक है। मतलब ये प्रॉपर्टी लिखना चाहेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ, इसी के नीचे प्रॉपर्टीज ऑफ वल्कानाइजेशन ऑफ रबर लिख लेना, वल्कानाइजेशन ऑफ रबर। इसके नीचे लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ वल्कानाइजेशन ऑफ रबर। तो इट इज हार्ड हो जाएगा, इट इज क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। इट कैन नॉट
एब्जॉर्ब वाटर, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इट इज गुड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज गुड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज गुड इलेक्ट्रिसिटी और इट यूज ओवर द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, और यहाँ हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये प्रॉपर्टी था किसका, वल्कानाइजेशन ऑफ रबर का, और वो जो प्रॉपर्टी था वो किसका था, नेचुरल रबर का। इसी तरह से हम लोग रबर का पहला टाइप्स नेचुरल रबर हम लोग देख लिए। नेचुरल रबर बनाने का ट्राई किए, पता चला कि उसका प्रॉपर्टीज में कुछ कमी है, सॉफ्ट हो गया था, बैड हो गया था, पानी को एब्जॉर्ब किया, नैरो टेम्परेचर था। उस प्रॉपर्टी को हम लोग सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए सल्फर एटम का यूज किए, ताकि वो लीनियर पॉलीमर से क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर जब बन जाए, वो सॉफ्ट से हार्ड बन जाए, वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, बैड से गुड बन जाए, नैरो रेंज से क्या बन जाए, नैरो रेंज से क्या बन जाए, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इस प्रोसेस को हम लोग वल्कानाइजेशन ऑफ रबर कहते हैं। मतलब क्या, नेचुरल रबर खत्म हुआ। अब हम लोग बात करेंगे साइंथेटिक रबर का। नेक्स्ट हेडिंग दो, साइंथेटिक रबर चल रहा है ना, साइंथेटिक रबर। अब बता साइंथेटिक रबर कितना मिनट हुआ, साइंथेटिक रबर 25। साइंथेटिक रबर क्या है, अरे यार जो मेडमेन है, साइंथेटिक रबर, साइंथेटिक रबर। साइंथेटिक रबर किसको बोलेंगे, साइंथेटिक रबर बोलते हैं द रबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैब, द रबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैब। कहाँ से मिलेगा, लैब से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, लैब से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, लैब से मिलेगा। और लैब से मिलेगा, इट इज ए मेडमेन रबर। ये क्या है, जो आदमी लोग बनाया, मेडमेन रबर, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन लिख लिया, उसके बाद लिखो इट इज 3 टाइप्स। इसका कितने टाइप्स हैं, पहला नंबर लिखो नियोप्रीन, पहला नंबर लिखो नियोप्रीन, दूसरा नंबर लिखो बुना एन, तीसरा नंबर लिखो बुना एस। क्या लिखेंगे, बुना एस। पहला नंबर क्या, नियोप्रीन, दूसरा क्या, बुना एन, और तीसरा क्या, बुना एस। ठीक है, बता नियोप्रीन स्टार्ट करते हैं। लिखो पहले हेडिंग तो नियोप्रीन लिखो, इट इज प्रिपेयर्ड बाय, लिखो फट से लिखो, तेजी से लिखो। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। कौन चीज से बनाएंगे, क्लोरोप्रीन से। कौन चीज से बनाएंगे, क्लोरोप्रीन। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द, कौन चीज से, क्या लिखेगा, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। कौन चीज से बनाएंगे हम लोग, क्लोरोप्रीन से। मतलब नियोप्रीन का मोनोमर क्या है, क्लोरोप्रीन। कुछ नहीं करना यार, जहाँ CH थी तो वहाँ Cl लगा देंगे बस। CH3, यहाँ क्या था, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ क्या Cl, यहाँ क्या CH डबल बॉन्ड CH2। याद कर, पिछला एग्जाम्पल जो नेचुरल रबर था वहाँ CH3, यहाँ Cl है, इसका नाम है क्लोरोप्रीन। क्या नाम है इसका, क्लोरोप्रीन। अब बताए कितना बार लेंगे, n बार लेंगे। क्लोरोप्रीन ढंग से लिख लो थोड़ा सा, क्लोरोप्रीन, ठीक है। एडिशन पॉलीमराइजेशन लेंगे, क्या लेंगे, एडिशन पॉलीमर। कुछ नहीं करना है, इसको तोड़ेंगे, फिर रेडिकल यहाँ आ जाएगा। मतलब क्या, CH2 फ्री वैलेंसी आ जाएगा, C पर क्या आएगा, Cl, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर क्या, CH2 फ्री वैलेंसी। कितना बार, n बार। इसी का नाम है नियोप्रीन। क्या नाम इसका, नियोप्रीन है। क्या नाम इसका, नियोप्रीन। तो पहला एग्जांपल खत्म हुआ। पूछेगा व्हाट इज द मोनोमर नियोप्रीन, तो क्या बोलेगा, क्लोरोप्रीन। अब दूसरा बात करेंगे हम लोग बुनायन। क्या बात करेंगे हम लोग, बुनायन। याद कर थोड़ा सा, कॉपी उल्टा, बुनायन बता चुके हैं। सम इम्पोर्टेंट यहाँ बताएंगे नहीं, पिछला लेक्चर में सब बताए हैं हम लोग। जो लेक्चर देखता होगा 100% वो बनाया होगा, अदरवाइज में यहाँ नहीं बता सकते हैं। क्या था, एक बुनायन था। याद कर, बुनायन का क्या था मोनोमर, याद कर, बुनायन का था 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन, और दूसरा था एक्राइलोनाइट्राइल। देखते हैं कल कौन नोट्स भेजता है इसका। याद कर, यदि लेक्चर देखना है, यदि कोई नोट किया हुआ दिखाए थे, सम इम्पोर्टेंट एडिशन पॉलीमर। ध्यान से सुनना, हम भी बताएंगे नहीं ये। सम इम्पोर्टेंट एडिशन पॉलीमर में डायरेक्ट जो लिखवाएं वही उतार दे। क्या लिखाए थे, बुनायन का डेफिनेशन, इट इज फॉर्म्ड बाय द, इसको बनाते हैं, इट इज
formed by the addition polymerization of, it is formed by the addition polymerization of 1,3-butadiene and acrylonitrile, 1,3-ब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल, मतलब 1,3-ब्यूटाडाइन एंड क्या एक्राइलोनाइट्राइल। अब पहला क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द मोनोमर ऑफ बुनाइन, तो पहला है 1,3-ब्यूटाडाइन और दूसरा एक्राइलोनाइट्राइल। जो सम इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल या तो लेक्चर देखा होगा, वो डायरेक्ट बुनाइन का हेडिंग दिए वही देना और डायरेक्ट उतारना रिएक्शन के साथ। बुनाइस का जो बात किए थे सो 1,3-ब्यूटाडाइन था और एस मतलब क्या होता है अस्टाइरिन, क्या होता है अस्टाइरिन। जो सम इम्पोर्टेंट एडिशन पॉलीमर का जो एक लेक्चर देखा होगा या उतारा होगा वहां तुमको मिल जाएगा क्या 1,3-ब्यूटाडाइन से और अस्टाइरिन से बुनाइस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही। मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि पॉलीमर का आज एंडिंग हो गया। पहले हम लोग क्या बताए थे, पॉलीमर का डेफिनेशन, उसके बाद पॉलीमराइजेशन का डेफिनेशन, उसके बाद मोनोमर का डेफिनेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन बताए थे भाई लोग। क्लासिफिकेशन में था ऑन द बेसिस ऑफ क्या मोनोमर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर फोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ क्या मोनोमर में पहला होमोपॉलीमर कोपॉलीमर, सिंथेसिस के आधार पे क्या था सोर्स के आधार पे नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक, स्ट्रक्चर के आधार पर था लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अच्छा, मॉलिकुलर फोर्स के आधार पर क्या था फाइबर, इलास्टोमर्स, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। और मोड ऑफ सिंथेसिस के आधार पर क्या था, मोड ऑफ सिंथेसिस के आधार पर था एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन। उसके बाद लफड़े खत्म। उसके बाद हम लोग बताएं कि पूरा पॉलीमर को दो भाग में बांटा गया, एक एडिशन है कंडेंसेशन। तो पहला था क्या सम इम्पोर्टेंट एडिशन पॉलीमर में लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पीवीसी, पेन, उसके बाद बुनायस। सम कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या बताएं, नाइलॉन 6 बताएं, नाइलॉन 6 बताएं, टेरेलिन बताएं, बैकेलन बताएं। फिर रबर पढ़े, रबर दो टाइप का था, एक नेचुरल रबर, एक क्या सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर बनाया, पता चला उसका प्रॉपर्टी सॉफ्ट निकला, बेड कंडक्टिव निकला, उसके बाद एब्जॉर्ब निकला, नैरो निकला। उसके प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग नेचुरल रबर को हम लोग वल्कनाइज कर दिए सल्फर एटम से, उस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन रबर बोले, ताकि वो सॉफ्ट से हार्ड बन जाए, बेड इलेक्ट्रिसिटी से गुड इलेक्ट्रिसिटी बन जाए, पानी को एब्जॉर्ब जो करता था वो नहीं करे, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पर जो काम करता था वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पर काम करेगा। उसके बाद हम लोग सिंथेटिक रबर पढ़े, सिंथेटिक में नियोप्रिन जो था उसका मोनोमर क्लोरोप्रिन से बनाए, और बुनाया सभी जो पढ़ाएं वो सम इम्पोर्टेंट एडिशन पॉलीमर जहाँ बताए हैं जो लेक्चर में भाई लोग, वहाँ तुमको मिल जाएगा बुनाया क्या बुनाया। तो इस तरह से नोट्स में खत्म, पॉलीमर खत्म हुआ पहला चैप्टर। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कल जो वो हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। क्या स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। लास्ट ये बोलना चाहते हैं कि 11th का रिजल्ट आ गया है, अच्छा खासा रिजल्ट आया है, और गौर कर जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे पास सेंड किया रिजल्ट, वो हम इसमें फूकने वाला बात नहीं है, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स है, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स है। और अभी जो 50 में सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री का भी बात करेंगे तो बहुतों लगा का 47 है, 48 है, 46 है, 44 है, 45 है, 43 है, 42 है, 41 है, 40 है, 40 है, 39 है, 30 है। इस तरह का रिजल्ट गया है। अब देख लो पांचों सब्जेक्ट में जो भी मेरा स्टूडेंट है, जितना भी एक आधो छोड़ करके जो लास्ट में मेरे पास क्रैश कोर्स आया था, 2-3 क्लास जो लिए थे उससे फ़ायदा हुआ और हमको थैंक यू बोला गया। जितने भी स्टूडेंट है केमिस्ट्री में, ये मत बोलना सर केमिस्ट्री का पेपर ईजी था, तो ईजी तो ऐसा थोड़े ना, पेपर तो पेपर होता है। वो किस्मत बढ़िया था जो ईजी आया, किस्मत बढ़िया था जो कोई सोचता अगर केमिस्ट्री का पेपर बहुत ईजी था तो वो तो बढ़िया बात है ना, ईजी था तब तो बनाया, नहीं ईजी रहता तो नहीं बनाता। तो वो तो किस्मत की बात है कि इजी कौन आता है, टफ आता है। एक्चुअली सबका वेटेज किसी बढ़िया मास्टर से पूछे, 11th का जो है सो सबका वेटेज लगभग सेम रहता है, वो पढ़ने पर डिपेंड करता है, समझा कि नहीं। हम बार बार रिक्वेस्ट करने बोलते हैं कि बेसिक चीज़ को कभी नहीं छोड़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान कर चुके थे कि सर आप चैप्टर स्टार्ट नहीं करते हैं, बेसिक लगातार पढ़ाए जा रहे हैं, चैप्टर कब खत्म हो, यार लॉकडाउन कब खत्म होगा तो पता ही नहीं है, तो चैप्टर पर लगे रहते हैं। लॉकडाउन का भी आता पता नहीं है। हम पहले बोल दिए थे कि सिलेबस में कट ऑफ होगा, टाइम बढ़ाया जाएगा, बिंदास जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़, बिंदास सब चैप्टर। एक खासियत पहले अपना डिमेरिट ढूंढो, कहाँ से पहला डिमेरिट स्टूडेंट का है, पहला डिमेरिट पता है, सब टीचर का लेक्चर दिखता है।
अरे यार जो टीचर तुम्हारा है फेवरेट टीचर, या तो जो 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 टीचर के साथ तुम पढ़े हो, जो टीचर के पास तुम पढ़ रहे हो, उसी का लेक्चर देखेंगे, दूसरा लेक्चर क्यों देखें हम? और देख रहा है तो अच्छी बात है, हम मना नहीं करेंगे, उसी का लगातार। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो चीज़ सर का वीडियो देखे वो लगातार देखिए, चाहे वो मेरा देखे चाहे किन्हीं और का देखे, कोई ख़राब नहीं पढ़ाता है, कोई ख़राब नहीं पढ़ाता है यार, कोई नहीं। लेकिन बशर्ते वो वीडियो लगातार, पता चला कि आज देख लिया दूसरा सर का पॉलीमर, तो कल वो 4 दिन सर लेट कर दिया, चलो अब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लेते हैं। कोई अभी हम लोग फिजिकल को पढ़ रहा है, सॉल्यूशन चैप्टर को, कोई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहा है, मान लो यूट्यूब में रिकॉर्ड किया जो आगे सॉल्यूशन है 12th का चैप्टर क्लिक किया, आधा घंटा देखा, बोलने लगा, सो गया। यार जो चैप्टर पढ़ाना है वो पढ़ना, समझने वाली बात है। बेवकूफ़ नजर आ रहे हैं थोड़े ना कि हम सिलेबस खत्म नहीं करेंगे। सो सब पता है हमको सिलेबस कब खत्म करें। देखो पॉलीमर 4 क्लास में खत्म हो गया, बेसिक कहाँ पढ़ाने में 1.5 महीना लग गया, बेसिक पढ़ाने में 1-1.5 महीना लग गया, और देखो पॉलीमर 4 क्लास में खत्म, 5 लेक्चर में खत्म हो गया। केमिस्ट्री में 100% कल प्रॉमिस करते हैं कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। वो सर भगा रहे हैं क्या? नहीं यार, भगा नहीं रहे। किसी मास्टर से या तो किसी सर से या तो कोई टीचर से पूछ ले, यदि नहीं बिलीव है तो कोई पुराना स्टूडेंट से पूछ ले कि केमिस्ट्री नेबुला का मात्र 2 क्लास है, पॉलीमर का मात्र 4 क्लास है, बायोमोलिक्यूल 6-7 क्लास है। तो थोड़ा बिलीव करो, और बिलीव पर ही दुनिया चल रही है, समझेगा? कोई पैशंस को लूज मत करो, कोई पगलाओ मत। अभी वीडियो जो देख रहा है वो लगातार देखो, जिसको देख रहा है वो फांकी मारते रह जाएगा। बेसिक का कमाल था तब मार्क्स आया है। बोल सर ईजी क्यों लगा? पेपर ईजी नहीं होता है कोई चीज़ का, या थोड़ा सा टफ होता है। पेपर वेटेज में बनता है, पेपर ध्यान, जो एग्जामिनर वो पागल नहीं है, वो ये मार्क्स सब व्यू से बनाता है कि कौन बच्चा किस तरह से बना सकता है। इसको बेसिक लेक्चर रहते हैं, याद कर। बॉन्डिंग 1.5 महीना पढ़ा था, नॉमिनक्लेचर को 3 बार पढ़ा है, लास्ट चैप्टर में लास्ट क्लास में 2-3 घंटा लेकर के सब वही क्वेश्चन बताया था, 10-12 घट गया। तो लगा रहते हैं, बेसिक बताने से होता है भाई लोग। और जब तक बेसिक कंप्लीट नहीं होगा ना, यदि कोई सोचता होगा पास होने का तो वो चैप्टर रट ले। बहुत टीचर लोग देख रहे हैं कि बहुत भगा के सब सिलेबस खत्म कर दिया। बायोमोलिक्यूल्स भी खत्म, पॉलीमर भी खत्म, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी खत्म, जनरल प्रिंसिपल भी खत्म, मेटलर्जी भी खत्म, डी ब्लॉक भी खत्म, एफ ब्लॉक भी खत्म। यहाँ बच्चा लॉकडाउन में कुछ एक चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी का बैलेंस भी खत्म हो जा रहा है। तो इससे छोटा मोटा बात है यार, बैलेंस खत्म हो जाना अभी लॉकडाउन बहुत बड़ा बात है। स्टूडेंट गांव से बिलोंग्स करते हैं, तो धीरे धीरे वीडियो बना रहे हैं, थोड़ी टाइम दे रहे हैं, ताकि जो बच्चा नहीं भी पढ़ रहा है वो पढ़ ले तब तक। और पागल हो जाता है कि सर आप लेक्चर नहीं डाल रहे हैं। यार लेक्चर डालेंगे, ख़त्म करेंगे, मेरा काम है ख़त्म करना, ख़त्म कर देंगे। कैसे ख़त्म करेंगे? यदि ख़त्म करना ही है ना, एक क्या करेंगे, बैठ जाएंगे रूम में और 1 महीना का लगातार बनाते रहेंगे, 12 घंटा वीडियो बनाते रहेंगे। स्टार्ट करेंगे 6 बजे से, कैमरा सामने रहेगा, 6 बजे से स्टार्ट करेंगे, ख़त्म कर देंगे 12 बजे तक। 12 लेक्चर खत्म, 2 क्लास यहीं खत्म, आशा भेज देंगे। 4 घंटा का वीडियो बना लेंगे, 4 घंटा का वीडियो बना लेंगे एक चैप्टर का, मतलब 4 दिन का एक ही दिन में बना देंगे 4 घंटा पूरा सॉल्यूशन। 10 क्लास का 10 घंटा बैठेंगे, 2 जब बांटेंगे 5-5 घंटा का दे देंगे, देते जाओ लोड देते। बताओ 5 घंटा देखेगा वीडियो, 5 घंटा देखेगा वीडियो, पहला बात है कि बोरिंग लगेगा। ये कि इंटरटेनमेंट थोड़े, भोजपुरी सॉन्ग थोड़े, ये मूवी थोड़े, इंटरटेनमेंट थोड़े करने वाला चैनल है ये तो पढ़ाई है। आप 5 घंटा का वीडियो एक ही बार डाल देंगे,